बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुर्गी चोर तो जेलों में बंद हैं, लेकिन 300 अरब चोरी करने वाले बाप बेटी जमानत पर रिहा हैं। जबकि जाली बैंक अकाउंट्स केस की आज समाअत हुई, जिसमें सिंध हुकूमत ने नज़रसानी अपील भी दायर कर दी है। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्ट अनासिब जो बैरून मुल्क में मौजूद हैं उनको पकड़ कर वापस लाया जाएगा। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इतवार के रोज़ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। और समझिए आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, कल आपने एक बात कही थी कि मैं दुआ करता हूं कि अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब ने जो बयान दिया है उसकी पीटीएम हिमायत ना करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पीटीएम ने उस बयान की हिमायत कर दी है। कल उन्होंने ट्वीट किया था, शाम को कर दी थी, और ये मैंने कहा था कि ज़हर कातिल ये गलत होगा, बहुत गलत होगा, अफसोसनाक होगा कि वो ये उनकी हमायत हासिल करें अशरफ गनी साहब की। अशरफ गनी साहब जो हैं उन्होंने पीटीएम को, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को असल में आप समझें कि एक गलत रास्ते पे डाल दिया है, ठीक है। और उनके जो मुतालबात हैं, मैंने आपसे कहा ना कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़, देखें बहुत खून बहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और खैबर पख्तूनख्वा में जितने अरसे से अफगानिस्तान की खाना जंगी हो रही है उतने ही अरसे से आप समझें, एक तो वॉर ऑन टेरर की बात तो शिद्दत आई है ना इसमें, उससे पहले भी यहाँ पे बड़ा खून बहा है और बड़ी कुर्बानियां। लोग पहले वॉर ऑन टेरर के अंदर जो है वो लोगों की जानें गई, सिविलियंस की जानें गई पूरे पाकिस्तान में, और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हमारे जो भाई हैं। और उसके बाद फिर जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसके नतीजे में जो है वहाँ पे बहुत सारी लोगों का इनखला हुआ, जानें गई। तो अब वही बात थी कि उनको वो सियासी खला था वो कैसे पूरा होगा, उसको सियासी ऑपरेशन तो हो गया ना, आपने दब कर दिया सारा। वही बात थी जो नेशनल एक्शन प्लान में बात होती थी कि जी अब आपने लोगों को वहां से जो लोग चले गए हैं या जो लोग मजबूर हो गए हैं ऑपरेशन के नतीजे में या दहशतगर्दी के नतीजे में, कि जो अब उनको आपने कैसे बसाना है, उनको आपने आबाद कैसे करना है वहां पे। ये बात इस तरह से जो है ये उनके मुतालबात बिल्कुल जायज, ये वो मुतालबात हैं बिल्कुल जिनको मैं बिल्कुल जिन मुतालबात के ऊपर एक पाकिस्तानी की हैसियत से, और पख्तून भी हमारे भाई हैं और एक पख्तून समझ ले मुझे, वो ये उनकी बात बिल्कुल जायज है कि उनको जो है वो उस तरह से सियासी खला जो पैदा हुआ उस सियासी खला को पूर्ण नहीं किया गया। यहां तक तो बात ठीक है। बात यह कि इसके बाद आगे क्या किस्सा हो, इसके बाद किस्सा ये होता है कि फिर बाहर की ताकतें आके इस पूरे के पूरे जो कि इंसानी मसला था जिसके लिए हम सब खड़े थे कि भाई आपको याद होगा कि आईडीपीज का, फिर आईडीपीज भी नहीं कहते थे, डिस्प्लेस पर्सन पीपल का। तो बात यह कि उनके इशू को फिर चूंकि हुकूमतों ने, मैं उसमें पीटीआई की हुकूमत हो, एएनपी की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएन जो भी हो, पूरा का पूरा वजारतें बनी हुई थी, पूरा वो उन्होंने तवज्जो नहीं दी। उसके नतीजे में वहां एक एहसास महरूमी पैदा हुआ और वहां पे सियासी खला पैदा हो गया। उस सियासी खला को जनाब आपके जो बाहर बैठी कुव्वत है उन्होंने हाईजैक कर लिया। अच्छा, बात यहीं पर होती मुज़ाकरात के जरिए, और अब भी हो सकती है और होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह, लेकिन बदकिस्मती से वहां से अशरफ गनी साहब ने एक ट्वीट फेंका और यहां से पीटीएम के दोस्तों ने या एक उनके किसी रहनुमा ने जवाबी ट्वीट दे दिया। अशरफ गनी जो है वो एक ऐसा अमरीकी पपेट है, कठपुतली है, जो कि अपनी हैसियत खो चुका है, वो डर रहे हैं। अशरफ गनी परेशान है कि कहीं मेरे साथ, देखें बड़ी ताकतों का खेल है ना, अशरफ गनी के साथ कहीं वो ना हो जाए, अमरीका वो ना कर दे, क्योंकि अमेरिका हामिद करज़ई को आगे कर रहा है। अशरफ गनी अभी तक किसी पिक्चर में नहीं है, ना वो कतर में है, ना वो मॉस्को में बैठे हैं, ना वो कहीं हामिद करज़ई हर जगह बैठे हैं, और उन तालिबान के साथ बैठे हैं जिन पे सफरी पाबंदी है। जो तालिबान जहाज में सफर नहीं कर सकते यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। और आज जनाब क्या एक अहमकाना बात की है अशरफ गनी साहब के जो नुमाइंदे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत की है कि इन पे तो सफरी पाबंदी है, ये सफर कैसे कर रहे हैं सारे लोग, यानी इतनी बेबसी है। तो अशरफ गनी साहब को डर इस बात का है कि कहीं इनके साथ वो ना कर दे अमरीका, जो नजीबुल्लाह जो उनके साबिक सदर थे, जो कि सोवियत यूनियन के साथ थे, और सोवियत यूनियन निकल गया, और फिर नजीबुल्लाह साहब के साथ क्या हुआ वो तारीख का एक हिस्सा है। तो जैसे ही सोवियत यूनियन ने छोड़ा,
नजीबुल्लाह साहब फंसे और तालिबान ने उनको वहां पे खत्म कर दिया। अब मसला ये कि अशरफ गनी जो है वो एक जगह बैठे हैं और वो इस बात पे परेशान है कि एक मिनट, दुनिया की सबसे बड़ी आलमी कुव्वतों की फौजें यहां पर बैठी हैं और मैं उनके सहारे जीता हूं, वरना मेरी कोई हैसियत है ही नहीं मेरी, और वो अगर फौजें निकल गई तो मेरा क्या बनेगा? ठीक है ना। एक वो निकोलस मदुरो जो है वहां पे वेनेजुएला में, वहां पर वो बंदा 2 दफा इलेक्शन जीता है बगैर किसी फौज के। ठीक है, उसकी जो अपोजिशन है उसको बाहर की फंडिंग हो रही है प्रॉपर, और उसको, और वहां पे चूंकि तेल है, वहां पे चूंकि मसला है। अच्छा, और वो अशरफ गनी तो ये फौजें ना होती तो 1 मिनट में इलेक्शन जीत नहीं सकता, तो वो बगैर फौजों की जीता हुआ है, उसको अमेरिका मान नहीं रहा। अच्छा, यहां जो है अमेरिका कह रहा है कि ये एक जबरदस्त किस्म के अशरफ गनी, वाह वाह सुभान अल्लाह। अशरफ गनी की क्या हैसियत है मुझे बता। तो अशरफ गनी के चक्कर में अब वो अशरफ गनी ने जो बयान दिया है वो जाहिर है किसी के कहने पे दिया है। अमेरिका ने उधर से हामिद करदी को आगे कर दिया है, हामिद करदी वहां बैठे हैं, अशरफ गनी एक बेबस से हैं। अशरफ गनी ने इधर से हमायत का ऐलान कर दिया पीटीएम का, और उधर से जो है पीटीएम ने जवाब दे दिया, और ये खेल जो है ये खराब हो गया। इंतशार नहीं, ये खराब हो गया हमारे, देखे ना, ये खराब हो गया, ये मामला खराब हो गया। और मैंने वही कहा ना कि प्रॉक्सी, अब वो बात ये कि जब अब प्रॉक्सी खुल के सामने आ गई ना, अब पाकिस्तान अचानक कहे कि जी वो जो है वो अफगानिस्तान के अंदर, ओ भाई अफगानिस्तान के अंदर अमन, अफगानिस्तान के अंदर आपने कुछ सुकून लेकर आना है, पाकिस्तान उसमें मदद करता है। पाकिस्तान कभी कहेगा, ये बयान देगा पाकिस्तान की जी वहां पर हम चाहते हैं कि जी वो ये क्यों हो रहा है वहां पे, ताजिक लोगों के साथ जो है वो इस तरह हो रहा है, या फलां के साथ, मतलब अंदर का उनके मामला हैं, अंदर के मामला हैं। इसको कश्मीर के साथ ना मिलाएं, बराह करम कश्मीर के साथ ना मिलाएं। कश्मीर एक ऐसा खित्ता है, एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर दुनिया तय नहीं कर सकी, दुनिया तय नहीं कर सकी अभी तक। ठीक है, दुनिया मतलब एक ऐसी जगह है जो मुतनाज़े है। ठीक है ना, ये अफगानिस्तान को मुतनाज़े मामला नहीं है अफगानिस्तान, उसको कश्मीर से ना मिलाएं। और कश्मीर के अंदर मैं तो कश्मीर को सियासी मामले से भी ज्यादा इंसानी मामला देख रहा हूं, और मुझे आप जाती हैसियत में इस बात का डर है। ये देखिए, भारत के पास और दुनिया के पास शायद बेहतरीन मौका है कि अब उनकी ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये एक एज होती है सब लोगों की, अली गिलानी साहब हैं या यासीन मलिक हैं या मीर वाइज उमर फारूक हैं, ये लोग अगर ना, अल्लाह ना करे, ये चंद सालों के बाद ये क्यादत ना हुई, तो ये जो वहां पे नौजवान निकले हुए हैं, जो ये जिन्होंने देखा है अपने बुजुर्गों के साथ, और अपने, वो किसी से बात करेंगे फिर आप आगे जाके इनमें से किससे बात होगी मुझे बताएं। जो पत्थर मार रहे हैं और जो वहां पर यानी निकल चुका है एक तरह से कश्मीर में नौजवान, वो आप किससे बात, आज तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ना, आज उससे बात कर लें। आज आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात नहीं करेंगे, तारीख मुझे नहीं पता, तारीख में आगे जाके ये लम्हे जो भारत या दुनिया या पाकिस्तान या दीगर ममालिक, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आप आज इग्नोर करें, आगे जाके 5 साल के बाद आपको समझ नहीं आएगी कि वहां कश्मीर में बात किससे करें, क्योंकि नौजवान फिर कहेंगे कि हमने बात नहीं सुननी किसी की। ठीक है, अच्छा, उनकी तस्दीक हो रही है, उनको जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर पहले गन चलाई जा रही बारह। अच्छा, मैं अभी आता हूं जरा बाकी मामला पे। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? अच्छा, इमरान खान साहब से आज एक वजीर आजम इमरान खान साहब से आज एक तवील नशिस्त हुई, और चूंकि 1-on-1 मुलाकात थी, और मैं चूंकि ये बात कहता रहा हूं इस प्रोग्राम में, ये पहले नादिया मिर्जा साहिबा के प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी, और मैंने कल भी बात की थी कि इसमें बदमाशिया तो है, लेकिन बदमाशिया वो है जो कि बाहर भी है, वजीर आजम हाउस से बाहर की बदमाशिया भी इन्वॉल्व है और अंदर की बदमाशिया भी इन्वॉल्व है, जिसने वो कागजात ही निकलने नहीं दिए, जिसने वो 2-3 कागजात ही निकलने नहीं दिए कि जिन कागजात के ऊपर जो है वो कागजात पेश होते तो इस 70 दिन तक ये मामला ही ना चलता। तो मैंने जो कि ये कहा था कि बदमाशिया वजीर आजम हाउस में मौजूद है, तो इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, और ये मेरी गुजारिश थी कि ये 1-on-1 मुलाकात हो, उसमें कोई भी और शख्सियत मौजूद ना हो, और मुझे इस बात की खुशी है कि इमरान खान साहब ने जो तनकीद थी उसको भी सुना। और मैंने इमरान खान साहब से ने मुख्तलिफ फिर खुद ही नाम लेने शुरू किए मुख्तलिफ शख्सियात के, क्या फलाना आदमी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने कहा जी कागजात कैसे, आप वजीर आजम हैं और ज़ाहिर है पीटीवी आपके अंडर है, सारा कुछ है, तो कागजात गायब हो गए थे, कैसे कागजात गायब हो गए? कागजात गायब करके मैं, और इमरान खान साहब इत्तेफाक से 2000
2008-9 में 2008 के आखिर में जब मैं छोड़ गया था पीटीवी 3 महीने के बाद। लेकिन उसके फौरन बाद ये हुआ कि जब मैं जियो से मैंने मेरे मुताबिक शुरू किया दुबई में, तो इत्तेफाक से ये हुआ कि इमरान खान साहब उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहे थे, तो मैं इमरान खान साहब को रिसीव करने दुबई एयरपोर्ट पे गया। तो इमरान खान उस वक्त शदीद गुस्से में थे, इतना शदीद नाराज थे। मुझे कहते हैं कि तुमने डॉक्टर शाहिद पीटीवी ज्वाइन क्यों किया? अच्छा। तुमने फिर मैंने तमाम रास्ते जियो के जो स्टूडियोज तक इमरान खान साहब को लाते लाते गाड़ी में इमरान साहब को गुस्सा ठंडा किया और उनको समझाया। जी, मैंने इनको बताया कि मैंने पीटीवी क्यों ज्वाइन किया था 3 महीनों के लिए, और अगर मैं ज्वाइन ना करता तो उसके क्या नतीजे थे। मैं एक तवील अरसे के लिए बैन वैन होके कहीं पता नहीं कहाँ पड़ा होता, क्योंकि मैं उस तमाम एनआरओ और ये सब की हुकूमत जो भी बनने जा रही थी उसके खिलाफ था और बड़ा सख्त और बैन लगा होता। जब मैंने ये इंटरेस्टिंग बात है, पीटीवी जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं बैन था, मैं बैन टीवी मेरा शो बैन था और मैं पीटीवी का एमडी बन गया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और फिर मैंने इमरान खान को ये भी याद दिलाया कि मेरा जो इस्तीफा था वो बतौर एमडी पीटीवी नहीं था, वो बतौर स्पेशल असिस्टेंट जो कि वजीर मुमलिकत था, वफाकी वजीर मुमलिकत के तौर पे मैंने इस्तीफा दिया था गिलानी साहब की काबीना से। तो बड़ी इमरान खान साहब को फिर वो पूरे वाकयात याद है। फिर मैंने उनको बताया कि अब जो बदमाशिया है वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इमरान खान साहब ने उससे एग्री किया और इमरान खान साहब ने फिर तनकीद भी सुनी और ये मुझे अच्छी बात लगी। और इसके अलावा भी उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनको ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से मैंने बात की, मैंने शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी बात की, और मैंने ये भी उनसे कहा कि आने वाले दिनों में अगर आप गिरफ्तारी और ये सारे मामलात हैं तो पहले जरदारी साहब ने अगर कोई सर्टिफिकेट्स दिए थे उल्टे सीधे ये वो जो भी कुछ दिया था, लेकिन अब जरदारी साहब वाकई बीमार हैं, हुसैन लवाई साहब बीमार हैं, ये शख्सियत बीमार हैं, तो जो और फिर तो इनको कैसे इनको जेल में। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से इमरान खान साहब को इल्म था बिल्कुल, और लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल तय हो गई आज की मुलाकात में, जैसे बिल्कुल क्लैरिटी। एक तो मेरे जहन में यही कि इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा जो अपनी कैबिनेट है, अपनी जो काबीना है, उसके ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है। यानी ये मैंने तनकीद में कर रहा हूं तो ये नहीं कि वो उन्होंने जवाब में तारीफ शुरू कर, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तनकीद को सुना, फिर जवाब दिया, फिर मैंने उनसे फिर ये पूछा कि लोगों के अंदर जो एहसासात हैं लोगों के मईशत के हवाले से, बाकी हवाले से, क्या आप उसका अंदाजा है? उसका भी उनको बिल्कुल अदराक था मामलात का। लेकिन दूर दूर तक मुझे कहीं किसी एनआरओ की भनक नहीं पड़ी। मतलब मैं जितनी नरम बात करता रहा कि जी ऐसे होना चाहिए ऐसे, इमरान खान उतनी ही सख्त बात करते रहे कि किसी भी सूरत मैं ये करप्ट अनासिर, ये जो लिस्टें आ रही हैं लंबी लंबी, जिन्होंने 40-40 साल, जिन्होंने इतने साल, और फिर उसके बाद जाहिर है कि मैंने फिर और बात भी छेड़ी कि फलाना आदमी भी तो आपकी पार्टी का फलाना। उन्होंने कहा मसला ये कि गवर्नमेंट बनाने के लिए मैं क्या करता, वही वाली बात, आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक ये सारा जो मामला चलता रहता है। लेकिन उसके साथ कहीं दूर तक किसी किस्म की एनआरओ की कोई मुझे बिल्कुल नहीं, और बल्कि मेरी तवक्को से ज्यादा इमरान खान जो है वो एहतसाब के ऊपर, मतलब मैंने कहा थोड़ा सा कहीं से हटो बचो करके रास्ता निकालो। इमरान खान बिल्कुल इस बात पे कि कोई भी बंदा हो अगर उसने चोरी चकारी ये वो सारा कुछ किया है, मेरे मामले के अंदर उनको सिर्फ ये था कि मैंने कहा है वजीर आजम हाउस में बदमाशियां बैठी है, और फिर मैंने नाम उन्होंने कुछ नाम लिए, मैंने कुछ नाम लिए, कुछ बात वो फिर वो उन्होंने उनको इल्म था बिल्कुल उनको इल्म था। अच्छा, दूसरी जो बात है कि कागजात चोरी हो गए, लेकिन कागजात मैं सरकारी इदारे से कहां से पेपर लेकर आऊंगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने फिर मेडिकल रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कहा अच्छा ये हो गया। फिर जाहिर है कि वो एक उनसे एक ताल्लुक रहा है, उन्होंने उस पर हथकड़ियों वाली बात के ऊपर उन्होंने बात की कि हथकड़ियां जो है कैसे लगती थी, कौन लगाता था क्या, तो उन्होंने उनसे एक बात हुई सारी। बात जो है असल जो बात है जो मैं बात कह रहा हूं वो बात ये है कि एक तो वो जो इमरान खान साहब ने बात की, ठीक है, एक वो है जो मेरा अपना अपनी राय है। पहली बात तो ये है कि एनआरओ इमरान खान किसी मूड में नहीं है, ठीक है, और इमरान खान किसी मूड में नहीं है। और दूसरी बात ये, मुझे जब मैं बाहर निकला उनसे मुलाकात करके उनके ऑफिस से, तो बाहर कुछ और शख्सियात भी मौजूद थी। एक तो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से
बड़ा खुल के बोलते हैं इमरान खान साहब क्या, कि वो मुझे मुझे ये पता चला कि खुल के इमरान खान साहब के सामने जो बात करते हैं, क्या है ना, टिका के जो है वो अपनी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। उसमें से नदीम नदीम मुफ़द्दल चंद साहब हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से गए हैं, पुराने जियाले रहे हैं, तो खुल के बात करते हैं और इमरान खान सुनते हैं उनकी बात। और बहुत ज्यादा वहां पे अब ये मक्खन वक्खन लगाने की सियासत जी। नहीं हो रही वजीर आजम हाउस में, ये नहीं सही। हो रही, बल्कि खुल के नदीम अफजल चंद साहब बात कर रहे हैं, दूसरे लोग बात कर रहे हैं। मैंने बात की जाके, ये वो इमरान खान जो जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, जब बाकी लोग थे, बाकी शख्सियात जो सहाफ़ी थे, एंकर्स थे, बाकी मेरे कोलीग्स थे, उससे हटके इस दफा इमरान खान साहब ने खुल के सुनी बात सुनी। और जो मेरा तासुर मजमूई तौर पर मैं लेके निकला, वो ये तासुर निकला, एक तो एनआरओ नहीं होने जा रहा, ठीक है। जी। दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान तो नहीं कह रहे, ये मेरा अपना तासुर है, मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कि ये निजाम नहीं चल रहा, ये निजाम नहीं चल रहा। इसको इमरान खान चलाना चाहें तो चला लें, कुछ अरसे चलाएं, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने। इसको पीपल्स पार्टी, आज खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उनका ये फरमान सामने आया कि इमरान खान इस्तीफा दे दें। खुर्शीद शाह साहब डरे उस दिन से जिस दिन इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया और असेंबलियां तोड़ दी, और उसके बाद फिर केयर टेकर आएगी या क्या होगा, ठीक है ना। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आजकल, देखा बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सब खत्म हो गया उनका उनका ये बड़ी जबरदस्त बात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुश हैं, मौलाना फजलुर रहमान इसलिए खुश हैं कि और डॉक्टर साहब दोबारा कोशिशें भी हो रही हैं, ना ना जरदारी ना ना साहब ना और ना ना नवाज छोड़ शरीफ दे, साहब नहीं को नहीं नहीं, मिलाने मौलाना साहब देखिए, मौलाना साहब से मैंने कहा ना कि अब वो अच्छे मूड में है ना, तो मैं उनसे कोशिश करूंगा कि मिलूं। हालांकि आइडियली उनको मुझसे मिलना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनसे कोशिश करूंगा मिलूं। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुश हैं, अब उनका गुस्सा खत्म हो गया। अब नोट करें क्या वजह हो सकती है। आप ही बता दीजिए डॉक्टर साहब। ये जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इसकी फेवर कर रहे हैं ना मौलाना साहब। अभी आने वाले दिनों में मौलाना साहब जो हैं आप जिक्र कर चुके हाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल, मौलाना नहीं, 2 पार्टी हैं, उसमें मौलाना साहब अभी तो बात कर रहे हैं ना पीटीएम की। आने वाले दिनों में मौलाना साहब को इस बात का, और मुझे भी इस बात का थोड़ा सा अंदाजा है कि मौलाना साहब जो हैं बिल्कुल पीटीएम के जब यानी आप देखिए ना मदारिस में मौलाना साहब की खामोशी है, उनके चाहने वाले खामोश हैं। मियाँ मौलाना साहब अचानक मीडिया पे आ रहे हैं, उनको मूड अच्छा लग रहा है, तो मतलब मौलाना साहब गालिबन बाकी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से हटके मौलाना साहब को अपना एक बड़ा किरदार नजर आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासत में। तो मौलाना साहब इसलिए खुश हैं, ठीक है। और मौलाना साहब अब जो हैं वो कम तनकीद कर रहे हैं इमरान खान पे, लेकिन वो आप देखें कि पख्तूनों के हकूक और ये मसाइल और वो सारे वो करके अपना आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अच्छे मूड में, उनको मूड अच्छा हो गया। मूड अच्छा होने की कोई वजह होनी चाहिए ना, मतलब वो बहुत ज्यादा इमरान खान को नहीं बुरा भला कोस रहे, वो उनको मूड लेकिन अच्छा है। अब वो इधर उधर पख्तूनों के मामला, बलोचिस्तान, मईशत, ये वो तो खुद अच्छा मूड है। तो अच्छे मूड से उनके लग ही रहा है कि अब आने वाले दिनों में वो अपना कोई रोल इसमें देख रहे हैं, और उनका रोल बिल्कुल बन भी सकता है। अच्छा, अब आ जाए जरा, मैं आपसे सिर्फ बात करूं कि और क्या बात नजर आई। एक तो जेलों के हवाले से मैंने बात की, इमरान खान साहब के मैंने कहा कि जेलों का मसला, ये जो अरबों रुपया खर्च होता है, ये जो कैदी वहां से आते हैं, ये जो 5,500 बंदा एक अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, अब अडियाला को या किसी और जेल, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको पंजाब पुलिस या दूसरे सूबों की, मुझे नहीं पता कि क्या वहां का जेल का सिस्टम है, लेकिन वहां के जो अमला है उसके बराबर मराहत हासिल नहीं है। तो आप कम से कम एक जेल को कोई इस्लाहात करें, कोई इस्लाहात करें। अच्छा, इमरान खान साहब ने वो बात भी नोट की सारी, तो वो सुनते रहे, वो बात उन्होंने सुनी। अब मसला ये है सारा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि निजाम गिर रहा है। अगर इसमें खुर्शीद शाह साहब जो हैं, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान भी इस्तीफा दे दें क्योंकि अलीम खान ने इस्तीफा दे दिया, यानी अब देखें ना खुर्शीद, अब क्योंकि अब मामला यह है कि अब ये मामला बढ़ रहा है सिंध की तरफ, और सिंध की तरफ भी बढ़ रहा है, और लोग इस बात पर अब सोच रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या मुझसे कहा क्या नहीं कहा, इस हवाले से मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि ये बैलेंसिंग एक्ट है ना, अलीम खान साहब का ज्यादा जिक्र आया दरमियान में, क्योंकि ज्यादा जो वक्त था वो मजमूई तौर पे मैं इमरान खान साहब की ये देखता रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैंने अपनी बात की, और मैंने उनसे इतनी बात की कि जी ये बदमाशी आपके यहाँ पर भी बैठी है, और आपकी बहुत मेहरबानी कि वो एक कागज कहीं से मैं निकालने में कामयाब हो गई, ये वो कागज है। तो वो बड़ा हैरान हो रहे, मैंने कहा ये कागज है, मैंने कहा जी ये आपकी बदमाशिया ने छुपा के रखा हुआ था, और ये हाथ में, और फिर उसके बाद हथकड़ियां जो थी, उन्होंने कहा ये तो अदालत के कहने पे लगी। मैंने कहा अदालत ने कब कहा कि हथकड़ियां लगाएं, अदालत के किस फैसले में लिखा है कि हथकड़ियां लगाएं। तो फिर लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को भी मैंने कहा ये फलां को मुअत्तल कर दो, फलां को, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने कहा पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इस्लामाबाद पुलिस ने भी, लेकिन बहरहाल
बहुत मेहरबानी कि आपने हथकड़ियों के लेकिन फिर उसमें वही बात आ गई। देखिए ना, बात वही सारी आ गई कि हथकड़ियां लगी थी नहीं लगी थी, क्या था क्या नहीं था, ये सारा का सारा ये उस वक्त हुआ जब ये बात सोशल मीडिया पे चली। अगर फर्ज करें जो मैंने अब एक पहले भी मैंने बात की कि मैं इंतहाई मशहूर जहां पर अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के दोस्तों का हूं जो कि टीवी पे आते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं शुक्रगुजार सोशल मीडिया पे मौजूद, जो सोशल मीडिया पर जो जिन दोस्तों ने, मैं अब इतने सारे हैं कि मैं किसी का नाम लूं। फैसल मोहम्मद साहब से तो मैंने बात की बेल्जियम में, उनसे उनकी बहुत मेहरबानी। हकीकत टीवी है, ये siyaset.pk है, उसके बाद गुजेट के नाम से मैंने इतनी ज्यादा है कि मैं इस वक्त चूंकि थोड़ा सा देख नहीं पा रहा सबके नाम और सारी, लेकिन बहुत से लोग, बहुत सी शख्सियात, फरा साहिबा हैं, नासिर कासी साहब हैं, जेबी के नाम से एक ट्वीट करते हैं दोस्त, और बेशुमार। अब जैसे जैसे मेरे जहन में आएगा तो मैं फर्दन फर्दन, मेरे लिए शायद सबका शुक्रिया अदा करना मुश्किल है, लेकिन ये कि बेशुमार लोग हैं, और ख़ास तौर पे कई लोगों ने तो अपनी जो डीपीज हैं उन्होंने वो बदलनी, वो मेरे, तो मैं उनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन असल बात यह है कि फर्ज करें सोशल मीडिया पे ना चलता, ये सोशल मीडिया पे चला तो यहाँ से उठाया मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया तो और सोशल मीडिया पर वो जाहिर है कि वो जो हमारे दोस्त वहां अदालत जाते थे, सदीक जान वगैरह, उन्होंने वहां से तस्वीरें उतारी, वो डाली, अदील वड़ाइस ने, इमरान ने, बाकी लोगों ने, वो फिर सोशल मीडिया पे चली, वो सोशल मीडिया पे चली तो वहां से मेन स्ट्रीम मीडिया को ख्याल आया, वहां से आया तो फिर बाकी लोगों को पता चला। तो बात यह है कि इससे अगर वो ना पहुंचते या सोशल मीडिया पे तस्वीरें ना आती तो मुझे बताएं कि इसका मतलब है किसी को पता ही नहीं था कि डॉक्टर शहद को उठा के कहां फेंक दिया, फेंक के भूल गए 70 दिन या पता नहीं 75, हाँ याद आया कि डॉक्टर शहद, ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे वो सदीक फारूक साहब के साथ हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में, उनको जेल में डाल के भूल गए थे, मतलब डालना याद आ रहा, निकालना याद ही नहीं रहा था कि बंदा किधर गायब हो गया, किधर पड़ा है, अभी जेल में है नहीं है। फिर लोग पूछ रहे हैं जेल में भी तक, जेल में ये डॉक्टर शायद जेल में, जेल से मतलब डाल के, एक तो डालना भी डाल के भूल गए, यानी भूल गए कितने दिन हुए, अच्छा जी वो किधर गया, अच्छा होता था। तो ये सारा काम हुआ, और मसला ये है सारा कि इसमें अब इमरान खान साहब जाहिर है कि ऊपर वो एक उनसे ताल्लुक ऐसा है कि जब मैंने उनसे बात की तो मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने उस बात को सुना, रिकग्नाइज भी किया, और जो भी हथकड़ी लगी जो कुछ हुआ, इमरान ने फिर उसके बाद ये बात की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं बड़े जिंदगी में इम्तिहानों से गुजरा हूँ और मेरा ख्याल, मैंने कहा इमरान, फिर हमने जुम्मे की नमाज भी एक साथ पढ़ी, तो बात ये थी कि इमरान ने कहा कि मुझे अंदाजा है इन सारी चीज़ों का, और फिर एक इमरान खान साहब से एक ताल्लुक है बहुत गहरा, तो मुझे इस बात का यकीन है कि वो तकलीफ उनको थी बहुत ज्यादा, और हथकड़ियां, और इस बात पे थी कि हथकड़ियां लगा के जो तस्दीक हुई, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इससे कोई तस्दीक वजीक नहीं होती, और इस तो मैं खैर बहरहाल मैंने कहा यार ठीक है, मतलब इमरान, लेकिन बहरहाल ये बदमाशियां मौजूद है, वो बदमाशियां जो है वो इमरान खान साहब को इल्म है कि वो बदमाशियां उनकी सफों में मौजूद है, ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात थी, और वो बदमाशियां वहां नहीं थी उस वक्त। जी, बदमाशियां पे भी बात करेंगे, जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी हैं अब तो, जब वक्त एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज मुराद अली शाह साहब ने वजीर आला सिंध ने कहा है कि मुझे हिरासा किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं उनको हिरासा? मैं मुराद अली शाह साहब जो है वो देखें, उनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो चूंकि वादा माफ बन देखिए ना, मैं कैसे मैं मुराद अली शाह साहब को, वो नाराज हो जाते हैं, वो वादा माफ बने हुए हैं, और लेकिन एक बात का उनको और भी डर है, और वो ये है कि इस दफा कोई वादा माफ शायद ना बनाया जाए। इस दफा जो एहतसाब होने जा रहा है मुल्क में, उसमें कोई वादा माफ नहीं होगा, ठीक है। पार्लिमानी सिस्टम रहता है, इमरान खान असेंबलियां कब तक चलाते हैं, तोड़ते हैं, रहते हैं 1 साल 6 महीने 8, ये जब भी ये फैसला, ये इररेलेवेंट सी पार्लियामेंट जब तक काम कर रही है, ये और उसके बाद इसमें इस एहतसाब में कोई वादा माफ नहीं है, ये बिल्कुल ये जुमला याद रखें। अगर कोई समझ रहा है कि मैं वादा माफ बन के उसके खिलाफ सारा बता के मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होने जा रहा, और पैसा भी निकलवाया जाना। मैं आपको एक बात, दूसरी बात ये कि मुराद अली शाह साहब यकीनन वजीर आला सिंध हैं, और वजीर आला सिंध के तौर पे वो अब कह रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है, और वो कोई यानी अब मैं क्या कहूँ, कोई यानी कोई तालबा है किसी कॉलेज की, क्या है, उनको हरासा कौन कर रहा है वो बताएं ना,
कौन उनको छेड़ रहा है, छेड़खानी कर रहा है, कोई गुदगुदी कर रहा है आके, कोई उनको क्या कर रहा है, कोई कैसे हरासा हो रहे हैं, वो डरा रहा है, कोई ख्वाबों में आ रहा है उनके, क्या है। तो देखिए अच्छा आपको पता है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि उनको भी हरासा, वो मिल गया, ट्वीट मिला, उन्होंने ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बड़ा बड़े स्क्रीन पे दिखाएं, वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होते थे मुझे भी प्रेसिडेंशियल हैरेसमेंट, इट शुड नेवर बी अलाउड टू हैपन अगेन। मतलब पता नहीं क्या हुआ है, वो अपनी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मिस करके, वो भी कह रहे हैं उनको भी शायद वहां पर भी कुछ सदारती जो है ना उनको भी कोई हरासा कर रहा है, पता नहीं, वो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन बात यह है कि मुराद अली शाह साहब को यकीनन इस बात का इल्म होना चाहिए कि आने वाले दिनों में उनके लिए बहरान है और उनकी हुकूमत के लिए भी बहरान है। और जाहिर है कि सिंध के अंदर सिग्नेचर्स तो उन्होंने किए, अनवर मजीद साहब जो हैं उन्होंने ही फैसला किया था मुराद अली शाह साहब का कि मुराद अली शाह साहब को बनाया जाए। खलीजी रियासतों में बैठ के सिंध हुकूमत चलती थी और वहीं पर सारे फैसले होते थे, वहीं पे ब्यूरोक्रेट जाके हाजिरियां लगाते थे, पुलिस ऑफिसर्स जाते थे, उनके नाम अप्रूव होते थे। तो मुराद अली शाह साहब अनवर मजीद साहब के ही अपॉइंटी हैं। अब मसला ये कि सिंध बैंक कैसे चला, ये बाकी मामला सारे क्या हुए और अब तक चले आ रहे हैं सारे, तो मुराद अली शाह साहब यकीनन परेशान हैं और वो खत भी। लेकिन मामला ये सारा कि मुराद अली शाह साहब ने सारा खुद तो नहीं किया, मुराद अली शाह साहब भी यकीनन मजबूर थे, मुराद अली शाह साहब भी, फिर आप जब कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आते हैं तो फिर जाहिर है कि फिर आपको एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जिसमें इस वक्त और बड़ा इम्तिहान। देखें मुराद अली शाह साहब जो हैं वो जब आए थे ना कैमिल शाह साहब की जगह, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और उम्मीद अब क्योंकि मुराद अली शाह साहब पढ़े लिखे एक जबरदस्त किस्म के, एक उसके साथ सुबह सुबह आपको याद होगा 6-7 बजे निकलते थे सड़कों पे, सारा चेकिंग वगैरह करते थे, लेकिन उसके बाद जो सिस्टम बना हुआ था सिंध में उसने बांध दिया मुराद अली शाह साहब को। मुराद अली शाह साहब शायद जितना आजादी से काम करना चाहते थे उतना आजादी से कर नहीं सके और एक अच्छी चॉइस मुराद अली शाह साहब, अभी मैं मुराद अली शाह साहब को एक अच्छी चॉइस समझता हूं सिंध के वजीर आला के तौर पे, लेकिन जो सिस्टम सिंध में उसमें मुराद अली शाह साहब जवाब दें जाहिर है अपनी पार्टी की क़यादत को, और जो भी कुछ होता रहा और उसका नतीजा क्या निकला कि 2-3 बातें आपको समझाएंगी कि कोई एनआरओ नहीं हो रहा। एक बात तो ये कि मरीम नवाज साहिबा ने कल अचानक ये कहा कि मेरे अगर वालिद को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी, तय हो गया कि एनआरओ नहीं हो रहा। उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है यानी बिलावल भुट्टो साहब जो है इस वक्त वाशिंगटन में अमेरिका में, और वहां पे वो एक ब्रेकफास्ट होता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं, तो वहां पे वो उसमें सदर ट्रंप भी होते हैं और उसमें बेशुमार लोग होते हैं, लेकिन और उसका बाकायदा शायद टिकट विकेट खरीदा जाता है या पैसे अदा किए जाते हैं, उसके बाद उस नाश्ते में शिरकत की जाती है। लेकिन वहाँ बिलावल साहब मौजूद हैं, बाकी भी पीपल्स पार्टी के यकीनन वहाँ पे कायदीन मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से हाथ नहीं मिलाया जा सका, पैसा सारा ज़ाया हो गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, बाकी भी नैन्सी पेलोसी वगैरह से हैंडशेक हुआ और कोई बात बन नहीं सकी। वो एक नाश्ता होता है, वो उसमें आप पे करते हैं और आपको दावतनामे आ जाते हैं। तो मसला ये है कि वो इस वक्त अमेरिका के मसाइल दूसरे हैं। अमेरिका के मसाइल हैं अफगानिस्तान। अमेरिका का मसला है कि अफगानिस्तान में पीस अमन किस तरह से लाया जाए। अच्छा, अब अमेरिका में 2 बातें चल रही है ना, एक बात तो ये चल रही है कि अमन लाया जाए, दूसरी बात ये है कि वहां के लोग, और ये बड़े वहां के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप क्या, कौन किस पे इतबार करेगा। एक शख्सियत, 2 शख्सियत का मैं खासतौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उन्होंने फोन किया और उन्होंने मैसेज भेजे, फोन किया भी किया और मैसेज भी भेजे। बहुत से लोग इस बात को सुन के अगर गालियां वालियां दें मुझे खैर है, लेकिन हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से बात हुई और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हुसैन हक्कानी साहब ने टेलीफोन भी किया और उन्होंने खैरियत भी पूछी और उन्होंने अपने कंसर्न भी जो कि उनका बहुत शुक्रिया। और बाकी और भी शख्सियत, लेकिन हुसैन हक्कानी साहब का खासतौर पर शुक्रिया, क्योंकि वो जो हैं वो उनको अंदाज़ा है कि 2007 में या 8 में मैं पीटीवी में था, तो कम से कम, और तो मैं मेरे ख्याल से वो एग्री करें ना करें, मैं उनके ख्याल से एग्री करूँ ना, करप्शन वाले मामले पे उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है डॉक्टर शाह, तो मैंने कहा जी ये हो रहा है 12। तो डॉक्टर साहब एक इंतहाई अहम खबर आज अभी अभी सामने आई है, कामरान माइकल जो नून लीग के साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, वो उनको अभी नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, तो ये गिरफ्तारियां शुरू हैं बड़े लेवल पे। मैं आपको सिर्फ बात बताऊं, देखिए बात सारी ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका क्या चाह रहा है। पहली बात तो अमेरिका क्या है, अमेरिका में एक डोनाल्ड ट्रंप है,
वो कुछ कह रहे हैं, उनकी स्टेब्लिशमेंट कुछ और चाह रही है, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं उनके। वो क्या यहाँ पर यहाँ लूडो खेलने आए थे, वो 5 अरब डॉलर, अगर आप सारा मिलाए ना नेटो वेटो का पैसे वैसे दे के, वो तो 5-6 अरब डॉलर, 6 खरब डॉलर, ट्रिलियन सॉरी, डॉलर खर्च हो गए। और 2014 से लेकर अब तक 45,000 अफगान फौजी मारे गए, 40 से 50 औसतन हर रोज। तो यहां पर क्या वो लूडो खेलने आए थे? रूस तैयार हो रहा है कि दाइश उनकी ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, शुमाली अफगानिस्तान के अंदर दाइश को बिठा दिया गया, और रूस का कहना यह है कि दाइश के पीछे अमेरिका है। ठीक है, अब मसला है कि इसमें तुर्की, ईरान, भारत, पाकिस्तान, ये इतनी गड़बड़, और कौन किसकी गारंटी लेगा भाई? गारंटी क्या लेंगे मुझे बताएं ना। आप सोवियत यूनियन छोड़ के चला गया था नजीबुल्लाह को, अब अशरफ गनी को अमेरिका छोड़ के जाएगा अशरफ गनी की जाने के लिए, ऐसा ना हो मेरे साथ। मसला ये है कि अमेरिका यहां से एक बहुत बड़ा, अमेरिका में एक हल्का ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा, मुत्तफिक नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका का तालिबान से कोई झगड़ा भी नहीं था। अमेरिका का तालिबान से क्या झगड़ा था? वो तो यहाँ अमेरिका ने तालिबान से कहा था कि उसामा दे दो हमें। मसला ये था ना कि हमसे बातचीत करो, उसामा दे दो। यहाँ बैठ के जहाँ ना टीवी है, ना रेडियो है, ना कोई वाईफाई था, यहाँ इतना जबरदस्त किस्म का, अफगानिस्तान में इतने जबरदस्त लोग थे उस जमाने में, क्या कमाल के लोग थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वो पेंटागन गिरा दिया था, कमाल की उस जमाने में, मतलब होता है ना कोई स्टार ट्रैक था, पता नहीं क्या था, खुदा जाने, बारह जो भी था। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ के प्लानिंग हुई, तालिबान से कहा आप हमें उसामा दे दें, तालिबान ने कहा हम नहीं दे। तालिबान अमेरिका का झगड़ा क्या था? झगड़ा तो नहीं था तालिबान के साथ। अगर फर्ज करें वो कहते उसामा बिन लादेन ले लो, तो अफगानिस्तान पे अटैक शायद ना होता या होता, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि तो तालिबान और अमेरिका के ताल्लुकात तो रहे हैं, और अमेरिका ने माना है तालिबान को, अगर और मान जाता, अगर उसामा का मसला हल हो जाता। अब वहां अलकायदा नहीं है, तो अब देखें अलकायदा किधर गई? इस पूरी दुनिया में से अलकायदा कहां गायब हो गई? अलकायदा के चक्कर में अमेरिका आया, अमेरिका आके अफगानिस्तान में घुसा, तालिबान से लड़ाई शुरू हुई, आखिर में मुज़ाकरात तालिबान से हो रहे हैं, अलकायदा गायब होगी, दाइश आ गई, ठीक है ना। और दाइश आ गई, दाइश का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। वो भाई अफगानिस्तान की दाइश भी तो है, वो दाइश भी तो टेबल पे बिठाओ, वो उसको कौन, वो हेलीकॉप्टर वाली दाइश जो बैठकर आई है, उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसको, ठीक है ना। तो वो भी खामोश बैठ गई है, अचानक दाइश खामोश हो गई है। तो वो आगे जब खाना जंगी होगी, लड़ाई दंगा फसाद होगा, तो उस वक्त गारंटर कौन होगा? तालिबान और अमेरिका, तालिबान और अशरफ गनी की हुकूमत, और तुर्की, ईरान, अरब ममालिक। फिर अरब ममालिक एक नहीं है, यानी उसमें जाहिर है कि कतर और सऊदी अरब का मसला चल रहा है। कतर सऊदी अरब को आपको बड़ी जबरदस्त एक बात बताऊं, जब मियां नवाज शरीफ साहब ये हुआ ना 12 अक्टूबर का वाकया, एक बड़ी बात याद आई। 12 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब आ गए और जबरदस्त हो गए मियां नवाज शरीफ साहब, जबरदस्त दूसरी दफा जब हुए। तो उस वक्त ये हुआ कि बिल क्लिंटन साहब ने, ये सऊदी अरब नहीं लेके गया था मियां साहब को, अमेरिका लेके गया था। तो बिल क्लिंटन साहब की तरफ से 2 ममालिक से रब्ता हुआ, कतर से हुआ, उस जमाने में कतर और सऊदी अरब और सारे ममालिक एक थे, और सऊदी अरब से भी हुआ, और खलीजी रियासतों से भी बात चली उस जमाने में। तो सबने अपने अपने तौर पे कोशिश की, मुशर्रफ साहब से बात करी, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क ने, लेकिन दाव लग गया सऊदी अरेबिया का कि वहां से वो शुजात अजीम साहब, रफीक हरेरी साहब के पायलट थे, और वहां से वो खेलने चल गया और कतर पीछे रह गया। वरना आपको पता है मियां साहब की बकायदा बोली लगी कि कौन अमेरिका के लिए मियां साहब को निकाल के लाया था? बिल क्लिंटन साहब ने। हम सऊदी अरब है, सऊदी अरब ले गया मियां साहब, नहीं, बिल क्लिंटन अमेरिकन लेके गए थे। तो अमेरिकन ने आगे से, मैं हमेशा कहता हूं ना कि अमेरिका जब पाकिस्तान से बात करता है तो 2 तरीके से करता है। एक तो डायरेक्ट 001 का नंबर आता है, वहां से कॉल आती है, और एक होती है अक्सर बात इस तरह से होती है कि बीच में कोई अरब ऑपरेटर बैठा होता है, ब्रदर कैफल हाल, दरमियान में, लेकिन बात उधर से ही हो रही होती है ना, बात अमेरिका के थ्रू हो रही होती है। अमेरिका यानी अरब ममालिक के थ्रू, चंद अरब ममालिक जो हमारे ब्रदर हैं उनके थ्रू बात करता है। तो मियां साहब को असल में उड़न खटोले में अमेरिका ले गया था, लेकिन उड़न खटोला जो था वो अमेरिका का था, सऊदी अरब का नहीं था, ठीक है। और बाकायदा इस बात पे, मतलब मुझे कतर के लोगों ने और यूएई के लोगों ने बाद में कहा यार ये तो हमें भी बात हुई थी, लेकिन बहरहाल ठीक है, मियां साहब उधर चले गए तो अल्लाह खैर सल्लाह, एक ही बात समझे। उस जमाने में तो इतने इख्तलाफात नहीं थे अरब ममालिक के। तो बात सारी ये, अब वो अरब ममालिक
मियाँ साहब के लिए आने को कतर ने थोड़ी सी कोशिश की थी दरमियान में आने की, कतरी खाते ये वो सारा, लेकिन वो मामला भी आगे नहीं बढ़ा। रियासतों के मामला रियासतों से तय होते हैं शख्सी, और वो कतर आपके सामने है, इमरान खान भी कतर गए उसके बाद। अब मसला ये है कि और रियासत है ना, इमरान खान को भी अब रहने दें, नवाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान और कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमरीका, पाकिस्तान और रियासत से रियासत से बात करती है तो उसमें शख्सियात मैटर नहीं करती। अब मसला ये है कि अफगानिस्तान क्या चीज है, अफगानिस्तान इस वक्त क्या है, देखिए ना, उसके बॉर्डर्स तय नहीं है, वो दूसरे एक आपका वेनेजुएला है जिसमें तेल नजर आ गया अचानक, उसमें कोई मुदाखलत नहीं हुई, पूरा मन इलेक्शन हुई, इस तरह तो नहीं वो फौजें बैठी हुई है इलेक्शन, पूरा मन लेकिन वहां तेल है तो इसलिए हुकूमत ठीक नहीं है। यहाँ पे चूंकि फौजें मौजूद हैं, 70 या 80% अफगानिस्तान पे काबू ही नहीं है, किसी किस्म का कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन अशरफ गनी साहब जो है वो अल्लाह खैर सल्ला, वो सबसे बड़े जो है वो जबरदस्त आदमी है। तो बात ये है कि वहां वेनेजुएला में आप देख लें और यहाँ देख लें आप, मॉस्को तैयारी कर रहा है, मॉस्को इसलिए कि हमारे सर पे ना के बैठ जाए दाइश। और ये देखें, मैं आपको बताऊं दुनिया में क्या होता है, जो प्रॉक्सीज होती हैं ना, जैसे उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट है मिसाल के तौर पे, तो उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट होती थी ना एक जमाने में, तो उससे अमेरिका को कोई मसला नहीं है। उज़्बेक इस्लामिक मूवमेंट तो किसके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी, मॉस्को के लिए करेगी ना। चेचन्स किसके लिए मसला करेंगे, मॉस्को के लिए करेंगे। अगर कोई चाइना के साथ कोई आके उनकी ऐसी इस्लामिक मूवमेंट खड़ी होती है तो अमेरिका के लिए क्या मसला है, चाइना के लिए मसला है ना। तो इसी तरह से रशिया, अमेरिका, दुनिया की बड़ी कुवतें हमेशा जो है जिनके साथ खुद प्रॉब्लम, अब मिसाल के तौर पे लश्कर तैयबा है तो अमेरिका को क्या मसला है, इंडिया का मसला है ना। वो इंडियन ऑडियंस होती है तो अमेरिका कह देता है लश्कर तैयबा को नाम डाल दें, नाम निकाल दें, नाम डाल दें, नाम। अमेरिका का तो मसला नहीं है, वो तो कश्मीर का मसला है। वो जब थोड़ा सा इंडिया खड़ा होता है तो लश्कर तैयबा की ओर पाबंदी हट जाती है, वो इंडिया। तो ये अमेरिका, इंडिया जो है, भारत, उनको समझ में आनी चाहिए। और जब वो अचानक जो पाकिस्तान के ऊपर करना तो लश्कर तैयबा को डाल देते हैं, नाम उधर डाल देते हैं, कश्मीरियों को करना होता उधर डालते हैं, उधर। तो ये खेल सारा आने वाले दिनों में, मुझे, मैं इस बात पे क्लोज करूं, अमन मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। अमेरिका समेत बाकी सारे ममालिक डबल टॉक कर रहे हैं, डबल ट्रिपल टॉक कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है एहतसाब होने जा रहा है, निजाम उलट रहा है। किस शक्ल में उल्टेगा, वक्त क्योंकि खत्म हो गया, सदारती निजाम आएगा, इमरान खान असेंबली तोड़ेंगे, क्या क्या चीजें इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं, उस पर कल बात करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।